हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सबके लिए। और आपका दिन अच्छा रहे। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई जिस तरह बेहतर ढंग से चल रही है उसी बेहतर ढंग से चलती रहे। और अपने सिलेबस को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ा ही रहे हैं। हमारा सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते तीसरे चैप्टर तक पहुंच चुका है। तीसरा चैप्टर हमारा ख़त्म होने वाला है। ये सेकंड लास्ट क्लास है तीसरे चैप्टर की। इसके बाद हमारे तीसरे चैप्टर की एक ही क्लास और बची हुई है और उस क्लास के बाद हमारा ये तीसरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए हम लोग धीरे धीरे अब सिलेबस की बात करते। तो सबसे पहले बात करते कि हम लोगों ने कल अपने सिलेबस में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने कल विद्युत विभव के परिकलन के जो टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए थे। कैसे? हम लोगों ने विद्युत विभव ज्ञात किया है आपके आवेशित गोलीय कोष की वजह से, आपके चालक गोले की वजह से, अचालक गोले की वजह से, उन सब के कारण जो विद्युत विभव के फॉर्मूले थे सारे ज्ञात किए। और हम लोगों ने कल एक स्पेशल पॉइंट और निकाला था। वो पॉइंट आपको याद रखना है कि अचालक गोले के केंद्र पर जो विद्युत विभव होता है आपका पोटेंशियल ऑन सेंटर, वो 3/2 गुना होता है उसकी सतह पर विभव के। यानी अचालक गोले के केंद्र पर जो विद्युत विभव है वो सतह के विभव का कितना गुना है? 3/2 गुना। ये अचालक गोला है। इस अचालक गोले में एक बात हमें अच्छी तरह पता थी कि जैसे ही सतह से हम अंदर की ओर जाएंगे विभव का मान घटेगा और विभव का मान घटने की बजाय बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते केंद्र पर जाकर मैक्सिमम हो जाएगा। और केंद्र पर मैक्सिमम कितना होगा? 3/2 गुना। क्लियर है? और कल हम लोगों ने आपको बताया था कि आज हम लोग एक अलग टॉपिक शुरू करने वाले हैं। विभव वाले टॉपिक से अलग डिफरेंट टॉपिक शुरू होगा और उस टॉपिक का नाम है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। आज हम लोगों को केवल और केवल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आपको आराम से समझना है। मैंने जब आप लोगों को विभव पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जब आप एक आवेश को अनंत से लाओगे तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में आपको एक कार्य करना पड़ता है और उस कार्य को हम लोग उस बिंदु पर विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु पर विभव। लेकिन एक बात हम अच्छी तरह जानते हैं, कार्य ही ऊर्जा है। जो आवेश हम लेकर आए हैं उस आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा। इतना हम लोग जानते हैं अच्छी तरह। हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो निश्चित तौर पर जब आवेश आकर रुक रहा है, मान लीजिए कि आपको इस बिंदु पर एक आवेश लेकर आना है, आवेश लेकर आए आप क्यों, तो इस बिंदु पर आकर वो रुकेगा तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने जितना कार्य किया वो पूरा का पूरा कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संबद्ध हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि कार्य ही ऊर्जा है। और जब कार्य ही ऊर्जा है तो जो कार्य हम लोगों को अनंत से एक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में करना पड़ रहा है वह कार्य किस ऊर्जा के रूप में संचित होगा? तो अगर ये गति करता रहता तो गतिज ऊर्जा होती, लेकिन ये आवेश इस बिंदु पर आकर रुक गया तो इसका मतलब है कि ये स्थितिज ऊर्जा में संबद्ध हो जाएगी। इसका मतलब एक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में आप लोगों को जो कार्य करना पड़ रहा है, जो कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य कौन सी ऊर्जा के रूप में संचित होगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब चूंकि हम लोग यहाँ आवेशों से जुड़ी हुई चालक स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं तो चालक स्थिर वैद्युतिकी में इस स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या कह देंगे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या कहेंगे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि एक आवेश को अनंत से लाओगे किसी बिंदु तक और लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वह कार्य एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संबद्ध होगा, जिसे क्या कहेंगे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अब हम लोग बात करते हैं परिभाषा की। देखिए, नोट्स आप लोग आराम से बना रहे हैं क्योंकि जो भाषा होती है वो मैं आपके बोर्ड पर लिख देता हूँ। तो देखिए, किसी बिंदु आवेश को, परिभाषा पढ़ रहे हैं, किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब आप एक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाओगे तो आपको जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य कौन सी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी परिभाषा। ये तो एक आवेश के लिए है। सोचिए, मुझे आवेशों के एक निकाय का निर्माण करना हो, मैं आप लोगों से ये कहूँ कि मुझे एक निकाय का निर्माण करना है जिसमें Q1
Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेश हो। तो जब मुझे ऐसे एक आवेशीय निकाय का निर्माण करना हो तो परिभाषा क्या बनेगी कि बिंदु आवेशों को अनंत से लाकर, कहाँ से लाओगे आप, अनंत से लाकर उनकी स्थिति पर, जो स्थितियां आपने उन आवेशों के लिए निर्धारित कर रखी हैं कि मुझे उन आवेशों को इन स्थितियों पर रखना है, तो बिंदु आवेशों को अनंत से लाकर उनकी स्थिति पर रखकर आवेशों के निकाय के निर्माण में किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है? तो परिभाषा तो वही रही। इन दोनों परिभाषाओं में अंतर सिर्फ ये है, यहाँ पर एक बिंदु आवेश के लिए है ये परिभाषा और ये परिभाषा आवेशों के निकाय के लिए। कुल मिलाकर हम लोग कोई एक आवेश लेकर आए या एक से अधिक आवेश लेकर आए, उनको लाने में हमें जो कार्य करना पड़ेगा वह कार्य किसके रूप में संचित होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। क्लियर है बच्चों? तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अब हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकालना है और फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग एक परिभाषा और यूज करते हैं। वो क्या है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान उस बिंदु पर आवेश लाने पर, मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश है, ये कोई बिंदु है और इस बिंदु पर पहले से आवेश Q1 रखा हुआ है, ठीक है, या फिर आवेश Q रखा हुआ है। चलिए Q1 ही ले लेते हैं। ये बिंदु O है जिस पर पहले से आवेश Q1 रखा हुआ है और इस बिंदु O से r दूरी पर कोई दूसरा बिंदु P है जहां पर आप अनंत से एक आवेश Q2 लेकर आ रहे हो। क्या लेकर आ रहे हो? एक आवेश Q2। तो आपके जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा हम लोगों ने लिखी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान किसी बिंदु पर आवेश लाने पर, इस बिंदु पर मैं आवेश ला रहा हूं, आवेश लाने पर विभव एवं लाए गए आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। यानी आपका आवेश, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा, आवेश गुणा जिस बिंदु पर आवेश ला रहे हो उस बिंदु पर विभव, उस बिंदु पर विभव। ठीक है? तो देखिए, माना एक आवेश Q2 को, माना एक आवेश Q2 को अन्य आवेश, एक आवेश Q2 को अन्य आवेश Q1 के पास बिंदु P पर, बिंदु P पर लाया जाता है, बिंदु P पर लाया जाता है। तो एक बात बताइए, अभी मैं इस पर यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं लाया, बिंदु P पर मुझे एक आवेश Q2 को लाना है और पहले से वो बिंदु पर आवेश Q1 है, तो क्या Q1 का विभव बिंदु P पर नहीं लगेगा? तो देखिए, तो बिंदु P पर, तो बिंदु P पर आवेश, तो बिंदु P पर आवेश Q1 के कारण विभव, तो बिंदु P पर आवेश Q1 के कारण विभव, कितना विभव लगेगा? V1 बराबर, या फिर मैं V लिख दूं, बोलिए क्या होगा? KQ1 अपॉन R। क्या होगा? यहाँ बिंदु P पर किस आवेश की वजह से? Q1 आवेश की वजह से R दूरी पर, यानी वही बात हो गई, एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव क्या फॉर्मूला हो गया? KQ1 बटे R। ठीक है? तो अब इस सूत्र से हमें क्या निकालनी है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब बिंदु P पर कौन सा आवेश ला रहे हो? Q2। क्या ला रहे हो? Q2। और उस बिंदु पर विभव क्या है? V। क्या है? V। तो आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा Q2 गुणा V का मान क्या है? KQ1 बटे R। क्या है? KQ1 बटे R। तो U बराबर, बोलिए क्या फॉर्मूला निकला? KQ1 Q2 बटे R, KQ1 Q2 बटे R। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, तो अतः दो आवेशों Q1 व Q2 के निकाय, दो आवेशों Q1 व Q2 के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों Q1 और Q2 के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बोलिए U बराबर क्या निकला है? वो निकला है KQ1 Q2 अपॉन R। क्लियर है? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, किसी बिंदु पर आप एक आवेश लेकर आ रहे हो Q,
क्या लेकर आ रहे हो, Q, और उस बिंदु पर विभव है V, उस बिंदु पर विभव क्या है, V। तो जो स्थितिज ऊर्जा है, आवेश और उस बिंदु पर विभव का क्या होगा, गुणनफल होगा। आवेश और उस बिंदु पर विभव का क्या होगा, गुणनफल। अब एक बार आराम से दोबारा समझिए पूरा। देखिए हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़नी है। ये बात हम लोग विद्युत विभव में पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग एक बिंदु आवेश को अनंत से लेकर आएंगे विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करने में उस कार्य को हम लोगों ने विद्युत विभव कहा, और कार्य करने में वो जो ऊर्जा के रूप में संचित होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक बिंदु आवेश ला रहे हो तो एक बिंदु आवेश को लाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा उस आवेश में। अगर आप लोग आवेशों के निकाय का निर्माण कर रहे हो, दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय का निर्माण कर रहे हो, तो जो कार्य करना पड़ रहा है वही कार्य उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ये सब क्लियर है। इसके बाद जब हम आप लोगों को फॉर्मूला निकालना हो, क्या निकालना हो, फॉर्मूला, तो आप कौन सा परिभाषा यूज करोगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है, जिस बिंदु पर आप आवेश ला रहे हो उस आवेश, किसी बिंदु पर आप एक बिंदु आवेश ला रहे हो तो उस आवेश और उस बिंदु पर उपस्थित विभव, उस बिंदु पर विभव का गुणनफल होता है। आप लोग आवेश ला रहे हो तो आवेश और उस बिंदु, जिस बिंदु पर आवेश को ला रहे हो उस बिंदु पर उपस्थित विद्युत विभव का क्या होता है, गुणनफल। तो पहले मान लीजिए एक आवेश Q1 से r दूरी पर एक अन्य आवेश Q2 को लाया जा रहा है, ठीक है। एक आवेश Q2 को अन्य आवेश Q1 के पास बिंदु P पर लाया जाता है, तो बिंदु P पर आवेश Q1 की वजह से विभव लगेगा, बिंदु आवेश के कारण विभव, वो क्या होगा, KQ1/R, क्योंकि दूरी R है। तो फॉर्मूले से तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेश Q2 ला रहे हो और वहां पर विभव क्या है, V का मान KQ1/R, तो बताइए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या निकला, KQ1Q2/R। क्लियर है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकला है, दो आवेशों को अगर एक आवेश Q1 के पास अन्य आवेश Q2 को लाया जाए, दोनों के मध्य में दूरी R हो, दोनों के मध्य में दूरी R हो, एक आवेश Q1 के पास अन्य आवेश Q2 को लाया जाए, दोनों के मध्य में दूरी R हो, तो जो उनमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, KQ1Q2/R। अब इसमें मुझे एक पॉइंट बताना है कि ये स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव है। कैसी है, पॉजिटिव, वो क्यों। अब एक बात बताइए, यहाँ पर मैं Q1 के पास Q2 को लाया, ये तो मैंने नहीं कहा कि ये विजातीय हैं तो सजातीय हैं, नॉर्मल सी बात है कि एक आवेश Q1 के पास Q2 को ला रहा हूं, तो Q1 और Q2 दोनों आवेश सजातीय हैं, और सजातीय आवेश हैं तो सजातीय आवेशों के मध्य में प्रतिकर्षण बल लगेगा। सजातीय आवेशों के मध्य में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, और प्रतिकर्षण बल के अधीन किया गया कार्य धनात्मक होता है। प्रतिकर्षण बल के अधीन किया गया कार्य धनात्मक होता है। 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में कार्य ऊर्जा शक्ति वाले केसों में आप लोगों ने पढ़ा है। तो जब कार्य धनात्मक है, तो जब कार्य आपके दो आवेशों के सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल है, उसके वजह से हमें जो कार्य करना पड़ रहा है वो कार्य धनात्मक है, तो स्थितिज ऊर्जा ही कार्य है, तो वही भी कैसा होगा, धनात्मक। तो यहाँ लिख दिए, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रतिकर्षण बल के कारण, प्रतिकर्षण बल के कारण, प्रतिकर्षण बल के कारण कैसी प्राप्त होती है, धनात्मक प्राप्त होती है। कैसी प्राप्त होती है, धनात्मक प्राप्त होती है। इज दैट क्लियर। तो हम लोगों ने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को समझा, फॉर्मूला क्या है वो भी निकाला, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हेडिंग डाल के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हेडिंग डाल के यहाँ से और यहाँ तक नोट करना है। क्लियर। जब आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे तो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ वो फिर आगे लिखना है। क्लियर है। तो ये आपका अगला टॉपिक रहा। वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करके इसको पूरा नोट कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोगों ने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा है केवल दो आवेशों के लिए, ठीक है। दो आवेश है Q1 और Q2, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा। लेकिन अगर दो या दो से अधिक आवेश हो तब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अगर आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम निकालें तो देखिए हमारी हेडिंग है आवेशीय निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है। तो देखिए हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा है उसी को दोबारा हमें अपने अच्छी तरह से यूज करना है।
हमें आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। इसका मतलब है कि आवेश 2 से ज्यादा हैं। चलिए मैं ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं करता, हम लोग मान लेते हैं हमारे पास 3 आवेश हैं और 3 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो देखिए पहले भाषा लिखते हैं तब आगे काम करेंगे। माना Q1 Q2 व Q3 आवेशों के एक निकाय का निर्माण करना है। माना Q1 Q2 और Q3 आवेशों के एक निकाय का निर्माण करना है जिनके मध्य दूरी, तो मैं दूरी अपनी तरफ से लिख रहा हूं, अभी आप लोग डायग्राम से समझ जाएंगे। R12 R23 व R31 है। अब समझिए, मान लीजिए आप लोगों को 3 आवेशों के निकाय का निर्माण करना है। एक आवेश Q1, एक आवेश Q2 और एक आवेश Q3। आप लोगों को एक आवेशों के निकाय का निर्माण करना है तो कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो हमें ज्ञात करनी है। हम लोगों ने 3 आवेश लिए और 3 आवेशों के निकाय का निर्माण करना है। एक आवेश Q1, एक Q2 और एक Q3। अच्छा, Q1 और Q2 के मध्य में दूरी है R12, Q2 और Q3 के मध्य की दूरी है R23, Q1 और Q3 के मध्य की दूरी है R31। ओके, अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं। यहां बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। अब आप लोग इतना समझ गए कि हमें 3 आवेशों के निकाय का निर्माण करना है, Q1 Q2 और Q3। इनके बीच की दूरियां हैं, ठीक है। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब हम अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। दोबारा से डायग्राम बनाना पड़ेगा, दोबारा से बनाते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिया है कि हम लोगों के जो सिलेबस में टॉपिक है वो है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। तो यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या है, 0। मैं सबसे पहले किसी बिंदु A पर एक आवेश Q1 लाया, ठीक है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी बिंदु A पर आवेश Q1 लाया, तो आपको क्या लगता है कि एक जब यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई आवेश भी नहीं है। जब यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई आवेश भी नहीं है। तो जब यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो क्या आवेश Q1 को लाने में हमें कोई कार्य करना पड़ेगा। जब यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है तो हमारा विरोध करने वाला कोई नहीं है, और विरोध करने वाला कोई नहीं है तो बिंदु A पर एक आवेश Q1 को लाने में हमें कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा। यहाँ बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, तो आपके बिंदु A पर, किस पर, बिंदु A पर आवेश Q1 को, बिंदु A पर आवेश Q1 को लाने में किया गया कार्य, बताइए W1 बराबर क्या हो गया, 0। जब आप लोग पहले आवेश को लाए तो पहले आवेश को लाने में हमें कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा, इसलिए पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या हो गया, 0, ठीक है। लेकिन अब आप बताइए, अब ये बिंदु A पर पहला आवेश आ गया, तो अब ये आवेश यहाँ पर आ गया, तो ये यहाँ पर पहला आवेश है। पूरे क्षेत्र में पहले कोई नहीं था, अब यहाँ पर ये एक आवेश आ गया, तो क्या ये अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा, मतलब विभव उत्पन्न करेगा। तो आवेश Q1 के कारण, तो आवेश Q1 के कारण उत्पन्न विभव, तो V1 बराबर KQ1 अपॉन R। V1 बराबर क्या होगा, KQ1 अपॉन R। क्लियर, वो R का मान हम उसी हिसाब से लिखेंगे। अब सोचिए, अब मैं बिंदु B पर एक आवेश Q2 लाता हूं। अब मैं बिंदु B पर एक आवेश Q2 लाता हूं, तो आप सोचिए, अब Q2 को लाने पर Q2 का विरोध करने वाला कौन है, Q2 का विरोध करने वाला कौन है, Q1। कौन है, Q1।
तो देखिए अब बिंदु बी पर एक अन्य आवेश, अब बिंदु बी पर एक अन्य आवेश Q2 को लाया जाता है। अब हम लोग बिंदु बी पर एक अन्य आवेश कौन सा लाएंगे? Q2 लाएंगे। Q2 लाया जाता है तो Q2 को लाने में, Q1 के कारण, किसके कारण? Q1 के कारण कार्य करना पड़ेगा। Q1 के कारण कार्य करना पड़ेगा। अब Q1 की वजह से कार्य करना पड़ेगा तो आवेश Q2 को लाने में किया गया कार्य, आवेश Q2 को लाने में किया गया कार्य W2 बराबर, तो क्या फॉर्मूला है? आपको मैंने पिछले टॉपिक में ही बताया कि एक आवेश के पास जब आप कोई अन्य आवेश लाओगे तो उसको लाने में किया गया कार्य लाए गए आवेश का पहले आवेश के विभव का गुणनफल होता है। तो W2 बराबर, आप कौन सा आवेश ला रहे हो? Q2, और गुणा किस आवेश के पास? Q1 के पास। तो Q1 के कारण विभव, Q1 के कारण विभव। तो देखिए W2 बराबर Q2 गुणा Q1 के कारण विभव है KQ1 बटे R, Q1 के कारण विभव है KQ1 बटे R, लेकिन Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या है? R12। क्या है? R12। तो R को मैंने क्या लिख दिया? R12। तो फिर बोलिए फॉर्मूला क्या आ गया? KQ1 Q2 अपॉन R12, समीकरण नंबर 2। यहां तक तो वैसा ही है जैसा हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। अब बात करते हैं तथा अब किसी बिंदु C पर, देखिए अब मैं कोई तीसरा बिंदु है उस C पर एक आवेश Q3 ला रहा हूं। इन दोनों के अलावा किसी तीसरे बिंदु C पर एक आवेश Q3 ला रहा हूं, ठीक है। तो अब आप बताइए कि Q3 को लाने में कितने आवेशों की वजह से कार्य करना पड़ेगा? Q1 की वजह से और Q2 की वजह से। तो आपके Q2 और Q3 के बीच की दूरी R23 और ये R31। क्लियर है? तो देखिए अब किसी बिंदु C पर तीसरे आवेश, किसी बिंदु C पर तीसरे आवेश Q3 को लाया जाता है। किसको लाया जाता है? Q3 को लाया जाता है। तो किया गया कार्य, तो Q3 को लाने में किया गया कार्य W3 बराबर, बोलिए Q3 का गुणनफल होगा। अब आप बताइए Q3 पर कार्य कितने आवेशों की वजह से करना पड़ेगा? Q1 और Q2 की वजह से, Q1 और Q2 की वजह से। तो जो कार्य होगा वो Q3 गुना होगा किसका? Q1 और Q2 के विभव का। तो किसका? Q1 व Q2 के विभव, Q1 और Q2 के विभव और Q3 का गुणनफल होगा। तो आप ही बताइए W3 बराबर, पहले Q3 गुणा Q1 के कारण विभव लिखिए KQ1 अपॉन R, KQ1 अपॉन R, फिर प्लस में Q3 गुणा, अब Q2 के कारण विभव लिखिए तो बोलिए KQ2 अपॉन R, KQ2 अपॉन R। तो देखिए Q3 गुणा Q1 के कारण विभव KQ1 अपॉन R और फिर Q3 गुणा Q2 के कारण विभव KQ2 अपॉन R। Q3 और Q1 के मध्य की दूरी है R31, Q3 और Q2 के मध्य की दूरी है R23। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए, W3 बराबर ये आ गया KQ1 Q3 बटे R31 प्लस KQ2 Q3 बटे R23, तो समीकरण नंबर 2। क्लियर है? तो अब मुझे एक बात बताइए आप सब लोग कि हमें कुल कार्य कितना करना पड़ा? 3 आवेशों के निकाय का निर्माण करना है, Q1 Q2 और Q3। तो हमें कुल कार्य कितना करना पड़ा? Q1 को लाने में तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा था क्योंकि विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित था। फिर Q2 के कारण हमें कितना करना पड़ा? KQ1 Q2 बटे R12। Q3 को लाने में कितना कार्य करना पड़ा? KQ1 Q3 बटे R31, KQ2 Q3 बटे R23।
अब कुल कार्य कितना करना पड़ेगा, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। और वही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो आवेशीय निकाय, आवेशीय निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य, आवेशीय निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य, तो बताइए W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, W बराबर W1 का मान 0, W2 का मान K Q1 Q2 बटे R12 और ये K Q2 Q3 बटे R23 प्लस K Q3 Q1 बटे R31। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको पहले और इसको बाद में, क्लियर है। तो आपका W बराबर ये क्या निकला फाइनली, K Q1 Q2 बटे R12, क्लियर, प्लस K Q2 Q3 बटे R23 प्लस K Q3 Q1 बटे R31। ओके, ये कुल कार्य आ गया। और किया गया यह कार्य ही, किया गया यह कार्य ही आपके निकाय की कौन सी ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो जो कार्य हम लोगों को करना पड़ रहा है वही कौन सी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अतः आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर W। तो बताइए आपके एक आवेशीय निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला K Q1 Q2 बटे R12, K Q2 Q3 बटे R23 प्लस K Q3 Q1 बटे R12। तो ये इसका फाइनल फॉर्मूला निकल कर आ गया, क्लियर है। तो बड़ा इजी सा टॉपिक है, आप लोगों को आराम से समझ जाना चाहिए और आराम से समझ में आ भी जाएगा। बस इसको एक बार से फिर समझिए। हमें तीन आवेशों के निकाय का निर्माण करना है, Q1 Q2 और Q3। तीन आवेशों के निकाय का निर्माण करना है और तीनों आवेशों के बीच की दूरियां हैं R12, R23 और R31। सबसे पहले बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में हम पहले आवेश लाए Q1। तो Q1 का विरोध करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। जब Q1 का विरोध करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है तो कार्य W1 बराबर क्या हो गया, 0। उसके बाद में इसके पास आप आवेश Q2 को लाओगे, Q2 को लाने पर Q1 के कारण कार्य करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, Q1 के विभव का Q2 गुना, Q1 के विभव का Q2 गुना। तो Q1 का विभव K Q1 बटे R12, Q1 के बीच की दूरी R12 है, गुणा में Q2, ये आ गया। अब आप Q3 को लाओगे, किसको लाओगे, Q3 को। तो Q3 की वजह से कार्य करना पड़ेगा दो के कारण, Q1 और Q2 के कारण, दो के कारण कार्य करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने Q3 को लाने में किया गया कार्य निकाला। तो आपके Q3 गुणा पहले Q1 का विभव, फिर Q3 गुणा किसका विभव, Q2 का, ठीक है। ये आपके तीसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य आ गया। अब परिणामी कार्य निकालना है, किया गया कुल कार्य निकालना है, तो सब कुछ जोड़ दिया और यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है, किया गया यह कार्य ही निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर W। तो यही क्या हो गई, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब आप दिमाग लगाइए कि अगर मैं यहाँ पर कोई चौथा आवेश ले आऊं तो इस फॉर्मूले में कितने स्टेप बढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पर कोई चौथा आवेश Q4 ले आऊं तो उस पर कार्य तीन आवेशों के कारण करना पड़ेगा, Q1 के कारण, Q2 के कारण और Q3 के कारण। तो कितने स्टेप और बढ़ जाएंगे, 3, यस या नो। तो इस तरह हम लोग कितने भी आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए, 3 आवेश हैं, उस निकाय की पूरी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो दो दो आवेशों के बीच में स्थितिज ऊर्जा निकालो और परिणामी तौर पर जोड़ दो। 3 आवेश हैं, 3 ही स्टेप है, पहले Q1 और Q2 के बीच में, फिर Q2 और Q3 के लिए, फिर Q3 और Q1 के लिए। इज दैट क्लियर। आप लोग उसको लिखने के बाद अब इसको नोट करेंगे। तो चलिए एक बार नोट कीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास में न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं।
कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तीसरा चैप्टर खत्म होने तक कुछ न्यूमेरिकल जो बचे हुए हम आज करा रहे हैं और शेष बचे न्यूमेरिकल कल हो जाएंगे। तो तुम्हारे न्यूमेरिकल भी खत्म, चैप्टर भी खत्म, थ्योरी खत्म और डेरिवेशन भी खत्म। तो ये तरीका बेहतर है और बहुत अधिक बेहतर है। आप लोगों को भी अगर फिजिक्स को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना है तो आप इतना याद रखिए कि आप टॉपिक के साथ ही उसके न्यूमेरिकल कीजिए, तो आप पर लोड नहीं पड़ेगा। एक टॉपिक पढ़ा, उसके एक साथ ही 2-3 न्यूमेरिकल उसके जो भी हैं कर लिए, तो उसकी टेंशन वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। आपको आगे उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? और इस तरह समय भी नहीं वेस्ट होता। अब आप सोचिए कि लगभग मेरे चैनल को 1 महीना 28 दिन हुए हैं आज। मेरे चैनल को आज 28वां दिन है और 28वें दिन में मैं आप लोगों के लिए 3-4 दिन का गैप काट कर भी तीसरा चैप्टर चल रहा है। अगर मैं 3-4 दिन का गैप काट देता हूं तो मेरे पास मान लीजिए 24 क्लासें बचती हैं। उन 24 क्लासों में मेरा तीसरा चैप्टर और एक कल की क्लास 25 क्लासों में मेरा चैप्टर खत्म हो गया 3। ठीक है, तो आप लगाइए एवरेज कितने चैप्टर दे का आ रहा है। एक चैप्टर में एवरेज आ रहा है 8 दिन का। तो इसी तरह आपका सिलेबस बड़े आराम से मैं टाइम से पहले पूरा कराऊंगा। ठीक है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका सिलेबस लास्ट आप ये लगा लीजिए कि अगस्त के लास्ट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बस ढंग से पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, कोई जल्दीबाजी मत कीजिए। जुलाई से पहले हम लोग कम से कम 8 या 9 चैप्टर आराम से कर लेंगे। एक्स्ट्रा में करें, अगर मान लीजिए समय बचता तो हम और ज़्यादा कर लेंगे, कम से कम 8 या 9 तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए रेगुलर पढ़ते रहिए, पूरी क्लास देखिए ढंग से। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ। चलिए, चलिए। और अगर दिक्कत है तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। अब हम लोग अपने क्वेश्चन और एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, आपको इसके एग्जांपल क्वेश्चन आराम से समझने हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उनको करना जरूरी है। तो ये कॉम्पिटिटिव मैटर भी है, कंपटीशन में भी ये चीज़ मिक्स होती है और मिक्स होकर इसमें से क्वेश्चन उठता ही उठता है। इसलिए कोई लापरवाही नहीं, बिल्कुल भी। चलिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर है इसका 3.10। 3.9 तक मैं करा चुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3.10 करेंगे। उसने क्या है, 2 प्रोटॉन है 6 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है। आपके प्रोटोनों के बीच की दूरी है 6 × 10⁻⁻15 मीटर। प्रोटॉन है 2, Q1 और Q2 दोनों ही प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन का आवेश होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको 2 प्रोटॉन, मान लीजिए एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन एक दूसरे से 6 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हैं। तो ये जो निकाय बना है इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो बोलिए क्या फॉर्मूला, K/Q1 Q2/R। K का मान आप जानते हो, Q1 और Q2 दोनों का मान 1.6 × 10⁻⁻19 है और R का मान 6 × 10⁻⁻15 है। इस तरह कैलकुलेट कर लेना है। अब 3.11 एग्जाम्पल नंबर 3.11 क्या कह रहा है, चित्र के अनुसार 3 आवेश हैं, 3 आवेश व्यवस्थित किए गए हैं एक त्रिभुज के रूप में। देखिए, ठीक है, उनकी पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। एक है +Q, एक है प्लस का 2Q और एक है माइनस का 4Q। उनके बीच की दूरी A। ठीक है, अब इस पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो वही टॉपिक जैसा। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहला आवेश Q1 है +Q, Q2 है 2Q और Q3 है माइनस का 4Q। Q3 क्या है, माइनस का 4Q। आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला क्या पड़ा, K/Q1 Q2/R, Q1 और Q2 के बीच में, फिर K/Q2 Q3/R, फिर K/Q3 Q1/R। क्योंकि सभी आवेशों के बीच की दूरी समान है समबाहु त्रिभुज की भुजा A। क्लियर है? तो रखिए, आपका Q1 का मान Q, Q2 का मान 2Q और नीचे
आर की जगह पर कौन है ए, फिर प्लस का के, Q2 है 2Q और Q3 कौन है माइनस का 4Q, Q3 कौन है माइनस का 4Q, नीचे दूरी ए प्लस के, Q3 है माइनस का 4Q और आपका Q1 है आपका Q प्लस में और बीच की दूरी ए। क्लियर है? तो चलिए U बराबर आपका 2 बाहर आ गया 2KQ स्क्वायर अपॉन ए, माइनस और प्लस माइनस, 4 दूनी 8 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, माइनस और माइनस प्लस 4KQ स्क्वायर अपॉन ए, प्लस के 2 माइनस के 8 माइनस के 4, 8 और 4 12 में से 2 गए तो क्या बच गया माइनस का 10KQ स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर है? तो बताइए आपके इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या निकली, माइनस का 10KQ स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर है? कैसे किया, पहले इन दोनों की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, फिर इन दोनों की और फिर इन दोनों की, तीनों की स्थितिज ऊर्जा को निकालकर परिणामी तौर पर जोड़ दिया। हो गया? इस तरह आप लोगों को ये एग्जाम्पल कर लेने हैं और एग्जाम्पल करने के बाद में अब हम लोग आपके लिए क्वेश्चन देते हैं जो आपको करने हैं आपको घर के होमवर्क के लिए, क्योंकि होमवर्क करना भी जरूरी है। चलिए ये एग्जाम्पल करके आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। अगर उन क्वेश्चनों की लगेगा कि ये थोड़े बहुत भी कठिन है तो हम आप लोगों को हिंट भी दे देंगे उनकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बुक के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें 13वां, आवेशों प्लस Q प्लस का 2Q व प्लस का 4Q को ए मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, ए मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। अब मेरी बात गौर से सुनिए, आप लोगों के लिए 3 आवेश दिए हुए हैं, एक है प्लस Q प्लस का 2Q और प्लस का 4Q। इन आवेशों को एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ए मीटर की भुजा है उसके कोनों पर रख दिया, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये तो पिछले वाला ही सवाल हो गया। अंतर सिर्फ क्या है, वहां पर ये 4Q माइनस का था और यहाँ पर ये 4Q प्लस का है। वहां पर स्थितिज ऊर्जा पूछी थी, वहां पर यहाँ पर कार्य पूछा है। बात वही बराबर की बराबर है, कार्य ही ऊर्जा है। तो जो फॉर्मूला वहां पर लगाया वही फॉर्मूला यहाँ, जो तरीका वहां पर किया वही तरीका यहाँ, इस तरह ये कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद में चलिए 14वां प्रश्न, 2 आवेश हैं 7 माइक्रोकूलम व माइनस का 2 माइक्रोकूलम क्रमशः है आपका माइनस का 9 सेंटीमीटर 0 व प्लस का 9 सेंटीमीटर 0 स्थिति पर रखे हैं और आप लोगों को क्या करना है कि निकाय पर कोई बाह्य विद्युत रखे हैं, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपके बाह्य विद्युत क्षेत्र, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ज्ञात करो। अब सुन लीजिए आराम से, आपको निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। तो फॉर्मूला क्या है, Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर? Q1 का मान 7 माइक्रोकूलम और Q2 का मान माइनस का 2 माइक्रोकूलम, मतलब उत्तर माइनस में आएगा।
अंतर क्या है, दूरी r ज्ञात करना है। एक बिंदु -9 सेंटीमीटर, दूसरा +9 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये अक्ष है, ये x अक्ष और ये x डैश। x अक्ष पर ये 9 सेंटीमीटर है और ये -9 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच की दूरी r, इनके बीच की दूरी r, यहाँ से यहाँ तक 9 और यहाँ से यहाँ तक भी 9, तो कितना हो गया टोटल 18 सेंटीमीटर। कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। आपको याद हो तो वैद्युत द्विध्रुव में मैंने ऐसा एक न्यूमेरिकल कराया था जिसमें हम लोगों को दूरी ज्ञात करनी थी, 30 सेंटीमीटर आई थी। तो यहाँ पर आपका ये +9 सेंटीमीटर 0 0 पर है तो इधर 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये -9 सेंटीमीटर 0 0 पर है तो इधर -9 सेंटीमीटर, तो टोटल क्या हो गया 18 सेंटीमीटर। तो आवेशों के बीच की दूरी क्या हो गई 18 सेंटीमीटर। एक ये क्वेश्चन करना है। इसके अलावा एक लास्ट, इसका 17वां क्वेश्चन, क्योंकि बाकी हम लोग लगभग कर चुके हैं सबको। 17वां प्रश्न है, आर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, आर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर, आर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर 3 बिंदु आवेश हैं, एक +q, एक +2q व xq रखे हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य होने पर, निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य होने पर x का मान ज्ञात करो। आप लोगों को x का मान ज्ञात करना है कौन सी स्थिति में, जब निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य हो। तो सुन लीजिए, आप लोग अच्छी तरह जानते हो, वैसा ही क्वेश्चन आ गया त्रिभुज वाला। वहां पर भुजा a है और यहाँ पर भुजा r है, वहां पर आवेश वो है और यहाँ पर आवेश है +q +2q और 4q की जगह पे xq। अब आप लोगों को x का मान उस स्थिति में निकालना है जब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य हो। तो आप लोग पहले इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना टोटल, जैसे इसकी निकालोगे, जैसे पिछले न्यूमेरिकल की निकाली, एग्जाम्पल की निकाली थी। आप लोग टोटल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालिए और फिर उसको परिणामी तौर पर क्या कराए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य होने पर उसको 0 के बराबर रख देना है। किसके बराबर रख देना है, 0 के। जैसे ही 0 के बराबर रखोगे आपका न्यूमेरिकल से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। तो आज आप लोगों ने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को समझा, पढ़ा, उस पर बनने वाले क्वेश्चन किए, अपने लिए कुछ क्वेश्चन रखे जिनको करके आप लोग ये चेक करोगे कि आप लोगों ने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में कितना सीखा। अब कल हमारा एक डेरिवेशन बचा है और उसके साथ में कल आप लोगों को कुछ कॉम्पिटेटिव न्यूमेरिकल कराऊंगा जो आपके कुछ कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसलिए कल की क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए। कल की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा डेरिवेशन है और उस डेरिवेशन के बाद में आप लोगों को न्यूमेरिकल करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में तो न्यूमेरिकल बचे नहीं हैं और आप लोगों को एक आध दो न्यूमेरिकल बचे हैं, वो करा के मैं कल एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल कराऊंगा कंपटीशन के। तो कल के लिए तैयार रहिए बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल, और बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिए। सारी चीज़ें पढ़ते हुए, रिवाइज करते हुए, क्लासें देखते हुए रिवाइज करें। नोट्स पढ़ने से बेहतर है क्लास देखकर रिवाइज करना, ठीक है। और जियो बहुत सारा डाटा दे रहा है, उसको यूज कीजिए, ठीक है। और दिक्कत यही है, जैसा कि आज के अखबार में एक आर्टिकल आया था कि लॉकडाउन सबके लिए हुआ है, अंतर सिर्फ इतना है कि लॉकडाउन को आपने काटा है कि उसका उपयोग किया है, अंतर सिर्फ इतना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग लॉकडाउन को काटने वाले लोगों की श्रेणी में नहीं आए, आप लोग उन लोगों की श्रेणी में आए जिन्होंने लॉकडाउन का उपयोग किया है, लॉकडाउन के समय का सदुपयोग किया है, लॉकडाउन के समय का कुछ ना कुछ उपयोग करते हुए अपने लिए कुछ हासिल किया है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग लॉकडाउन का उपयोग करने वाले लोगों की श्रेणी में आए, मेहनत करें, रोजाना पढ़ें, ढंग से पढ़ते रहें और पूरा दिन ढंग से पढ़ते हुए अपने सिलेबस को और अच्छा बनाएं, ठीक है बच्चों। थैंक यू और जय श्री राम।